आज सुबह से ही राम प्रसाद जी के घर में कोहराम मचा हुआ था। दोनों बहुओं के झगड़े और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें बाहर आते जाते लोगों को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी बहुएं चुप होने का नाम नहीं ले रही थीं। अब घर का आंगन कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो चुका था। बड़ी बहू गुस्से में चिल्लाते हुए छोटी बहू से बोली, सारी खीर चुपचाप गटक गई और किसी को पता भी नहीं चला कि खीर कहाँ गई। तो छोटी बहू भी ऊंची आवाज में बोली, अच्छा, और जो सारी सब्जी आप और आपके वो निठल्ले पति चट कर गए, उसका क्या? आपने क्या सोचा था कि चालाकी सिर्फ आप लोगों को ही दिखानी आती है? तो बड़ी बहू सुमन ने कहा, हाँ, तो घर का राशन भी तो मेरे पति की कमाई से आता है। तेरा पति करता ही क्या है? मतलब क्या है आपका? मेरा पति निठल्ला है, कोई काम नहीं करता। छोटी बहू गुर्राई तो आंगन में एक तरफ पलंग पर बैठे राम प्रसाद जी ने गहरी सांस भरी और अपनी पत्नी शारदा जी को कहा। ये दोनों फिर से शुरू हो गई, क्या और कोई काम ही नहीं है इन दोनों को? तो शारदा जी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, अजी ये तो रोज का नाटक इन लोगों का, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक ये एक दूसरे को अच्छे से सुना नहीं देती इन्हें चैन नहीं आएगा। तभी एक कड़कती आवाज़ आई, मैं कहती हूँ चुप हो जा, नहीं तो जुबान खींच लूँगी। अच्छा हाथ तो लगा कर देख। लड़ाई अब और उग्र हो चुकी थी। दोनों बहुएं सुमन और अनीता एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थीं। अब बात सिर्फ जुबान की नहीं बल्कि हाथापाई की ओर जा रही थी। तभी दोनों के पति बीच में आ गए। सुनील गुस्से से दौड़ते हुए आया और सुमन का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अंदर ले गया। छोटे बेटे राजेश ने भी अपनी पत्नी को फटकारते हुए कहा, चुप रहो और अंदर चलो, रोज रोज का तमाशा है तुम्हारा। दोनों बहुएं अंदर तो चली गईं, लेकिन उनके क्रोध की अग्नि कम नहीं हुई। अंदर जाते ही राजेश ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि इस तरह झगड़ा मत किया करो, हर बार तमाशा क्यों करती हो? हाँ हाँ, जब मैं बोलूँ तो तमाशा, और जब आपकी भाभी मुझे नीचा दिखाए तब कुछ नहीं। आप तो दिन भर भैया भाभी के नाम का जप करते थकते नहीं हो। और वो क्या कह रही थी जानते हो? आपको निठल्ले, कामचोर, आलसी और न जाने क्या क्या बोल रही थी। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं भाभी के साथ एक रसोई में हरगिज़ काम नहीं करूँगी। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर राजेश की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। क्या भाभी ने ऐसा कहा? हाँ, और अगर यकीन नहीं हो रहा तो जाकर खुद पूछ लो। अब दोनों भाइयों का खून खौल चुका था। दोनों गुस्से में आंगन में आ गए। पीछे पीछे दोनों बहुएं भी आ गईं। अब लड़ाई सिर्फ देवरानी जेठानी की नहीं बल्कि दोनों भाइयों के बीच भी टकराव शुरू हो गई। सुनील ने दहाड़ते हुए कहा, छोटे समझाओ अपनी पत्नी को, उसने सुमन को जो कहा है उसके लिए माफ़ी मांगी। तो राजेश ने पलट कर जवाब दिया, क्यों भैया, लड़ाई भाभी ने शुरू की है, फिर मेरी पत्नी क्यों माफ़ी मांगेगी? पूछो तो क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, तो इतना जहर भर दिया तुम्हारी बीवी ने हमारे खिलाफ? सुनील ने कहा। तो सुमन भी बोली, तो ठीक है, आज तो फैसला हो ही जाए। अनीता भी तुमतुमाते हुए बोली, हाँ, हो जाने दो फैसला, कब तक रोज रोज की ये खींचातानी चलती रहेगी? तभी शारदा जी आगे बढ़ी। उनकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा बेबसी झलक रही थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? ज़रा भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते हैं, कम से कम उनकी तबीयत का तो ख्याल कर लिया होता। लोग क्या कहेंगे? एक ही घर में रहते हो लेकिन झगड़ा पूरे दिन करते हो। अपनी माँ की बात सुन सुनील ने गुस्से से हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, आप बीच में मत बोलिए, माँ निपटारा होकर ही रहेगा। छोटा बेटा राजेश भी अब पूरी तरह से बिफर चुका था। उसने कहा, तो देर किस बात की भैया, बाबूजी भी यही हैं और अम्मा जी भी। रोज रोज की इस किचकिच से तो अच्छा है कि बंटवारा हो ही जाए। राम प्रसाद जी, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, गहरी सांस लेते हुए बोले, थोड़ा तो सोच समझकर बोला करो। एक ही घर में रहते हुए बंटवारे की बात कर रहे हो। छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं घर में। 4 बर्तन होंगे तो खनकेंगे भी, फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि घर तोड़ दिया जाए। तो बड़े बेटे सुनील ने 2 टूक जवाब दिया, बाबूजी, हम अब यही चाहते हैं कि हर चीज़ का बंटवारा हो जाए। अगली सुबह दोनों भाइयों ने गांव के सरपंच जी को अपने घर बुला लिया। सरपंच जी जैसे ही आंगन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा परिवार पहले से ही वहां मौजूद था। शारदा जी और राम प्रसाद जी एक कोने में चुपचाप बैठे थे, जबकि दोनों बहुएं गर्व से सर उठाए खड़ी थीं। सुनील ने सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, हमने आपको एक ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। अब इस घर में एक साथ रहना मुश्किल हो गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि घर का बंटवारा कर दिया जाए। तो सरपंच ने राम प्रसाद जी की ओर देखा जो अभी खामोश थे। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा, राम प्रसाद जी, बेटों की शादी के बाद उनका अपना परिवार हो जाता है, ऐसे में बंटवारे की बात आ ही जाती है। अगर यही हाल है तो देर करने का कोई फ़ायदा नहीं।
राम प्रसाद जी ने एक नज़र अपनी पत्नी शारदा जी पर डाली, जिनकी आंखें छलछलाने को थी। उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, ठीक है, अगर यही मेरी औलाद की खुशी है तो घर के दो हिस्से। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी और पूरा गांव ये देखने के लिए इकट्ठा हो गया कि राम प्रसाद जी का परिवार, जो कभी एकता की मिसाल हुआ करता था, आज दो हिस्सों में बंटने जा रहा है। सबसे पहले घर का सारा सामान दो हिस्सों में बांट दिया। रसोई के बर्तनों से लेकर अनाज तक हर चीज का हिसाब हुआ। फिर दोनों बहुओं ने अपने अपने दहेज में आया फर्नीचर अपने अपने हिस्से में ले लिया। यहाँ तक कि घर के मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियां भी दोनों बहुओं ने आपस में बांट ली। फिर कौन सी जमीन जायदाद किसके हिस्से आएगी ये भी तय कर लिया। घर के आंगन के बीच में एक लकीर खींच दी, जो अब दोनों भाइयों की सीमाएं तय कर दी थी। दुकान और खेतों का भी बंटवारा कर दिया गया था। अब सब कुछ बट चुका था। तभी सरपंच जी ने गंभीर स्वर में कहा, सारा बंटवारा तो कर लिया तुम लोगों ने, लेकिन एक सवाल है, तुम्हारे माँ बाबू जी का क्या? उन्हें कौन रखेगा? छोटा बेटा राजेश या बड़ा बेटा सुनील? अरे उन्हीं लोगों के कारण तो ये घर, ये सामान, ये जमीन जायदाद हैं। वो कहाँ रहेंगे? कुछ सोचा है तुमने उनके बारे में? ये सुन पूरे आंगन में सन्नाटा सा छा गया। सुनील और राजेश एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सुमन और अनीता, जो अभी तक जीत की खुशी महसूस कर रही थी, अब एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। तभी सुमन ने अपने पति सुनील को इशारा किया तो सुनील ने हिचकते हुए कहा, अरे देखिए, मैं बड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन बराबरी का बंटवारा हुआ है तो माँ बाबूजी की जिम्मेदारी भी बराबर होनी चाहिए। तभी सरपंच के साथ खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, लेकिन सुनील, तुम बड़े बेटे हो, तुम्हारा पहला फर्ज बनता है कि तुम माँ बाबूजी को अपने पास रखो। सुमन, जो अब तक चुप थी, वो तीखे स्वर में बोली, ठीक है, फिर एक काम कीजिए, माँ बाबूजी का भी एक हिस्सा रख दीजिए, फिर हम उन्हें अपने पास रख लेंगे। तो छोटी बहू अनीता ने भी तुरंत जवाब दिया, ऐसे कैसे, ये सही नहीं होगा। एक काम करते हैं, माँ जी को हम अपने साथ रख लेते हैं और बाबूजी भैया भाभी के पास रह लेंगे। ये सुनकर पंचायत में खड़े कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन सुनील और राजेश ने भी इस निर्णय पर मुहर लगा दी। बिना पूछे ही उनके माता पिता की तकदीर का फैसला कर दिया। राम प्रसाद जी और शारदा जी एक कोने में खड़े सब सुन रहे थे। आज उनके अपने ही बेटों ने उन्हें ऐसे ही बांट दिया था जैसे वो कोई सामान हो। राम प्रसाद जी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी सरपंच जी ने भारी मन से सिर हिलाया, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो यही सही। पंचायत खत्म हो गई। गांव वाले धीरे धीरे वहां से जाने लगे। वो आंगन जो कभी खुशियों से भरा था, आज उस आंगन में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। बस आंगन के बीचों बीच दो बूढ़ी परछाइयां बैठी थीं। राम प्रसाद जी ने एक लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखा। आज पहली बार उन्हें अपना घर ही अजनबी सा लग रहा था। तभी छोटी बहू की एक कड़क आवाज़ आई, माँ जी चलिए अंदर, अब आप हमारी तरफ हैं। तो बड़ी बहू भी आ गई। वो भी तिरस्कार भरे स्वर में बोली, और बाबूजी आप क्या देख रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। तो राम प्रसाद जी ने धीरे से कहा, नहीं, हम दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे। तो बड़ी बहू सुमन ने तुरंत अपने पति की ओर देखा और तंज कसते हुए बोली, देख रहे हैं आप, बुढ़ापा आ गया, लेकिन साथ रहने का शौक अब भी नहीं गया इनका। तो राम प्रसाद जी ने आंखें बंद कर ली। फिर धीमे और दृढ़ स्वर में बोले, बहु बुढ़ापे में ही पति पत्नी को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हाथ कांपने लगते हैं, पैर जवाब देने लगते हैं, तब एक दूसरे का सहारा इस ज़िंदगी का आखिरी सहारा बनता है। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, ऐसे में शारदा का ही सहारा है मुझे तो। सुनील, जो अब तक चुप था, झुंझलाते हुए बोला, अब इतनी महंगाई में दो लोगों को एक साथ रखकर हम अपने कंधों पर ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते। हम आपका ख्याल रखेंगे, वैसे भी घर तो एक ही है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शारदा जी की आंखों में एक दर्द उभरा कि माँ बाप अब बोझ हो गए। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली, अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं और बोली, ठीक है, जैसा किस्मत को मंजूर, लेकिन अभी तो मेरी और तेरे बाबूजी की चारपाई आंगन में ही लगा दो। माँ जी, मैं तो आपकी चारपाई लगा देती हूँ, फिर बाबूजी की चारपाई भाभी ही लगाएंगी। बेशर्मी से कहते हुए छोटी बहू अनीता ने चारपाई आंगन में डाल दी। तो मुंह बनाते हुए बड़ी बहू सुमन ने भी एक चारपाई निकालकर आंगन में डाल दी। अगले दिन अनीता ने सुबह सुबह ही शारदा जी को सब्जी काटने को दे दी। कल की घटनाएं राम प्रसाद जी के दिल में हलचल मचा रही थी, पर दोनों ने चुप्पी साध रखी थी। तभी उनके दोनों पोते प्रियांशु और प्रशांत आंगन में खेलने लगे। मासूम बच्चे क्या जाने कि बंटवारा क्या होता है, उन्हें तो अपने खेलने से मतलब था। वो पहले की तरह आंगन में ही खेल रहे थे। कभी गेंद को उछालते हुए खेलने लगे तो कभी एक दूसरे की गर्दन में हाथ डालकर आंगन में घूमने लगे। लेकिन तभी अचानक बड़ी बहू सुमन गुस्से से तमतमाते हुए बाहर निकल कर आई और अपने बेटे रियांश को बोली, रियांश, तुझे मना किया था ना कि इनके साथ मत खेलना। ये सुन बच्चे सहम गए। रियांश मासूमियत से अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला,
लेकिन माँ प्रशांत मेरा भाई है, भाई भाई नहीं, अब ये सिर्फ पड़ोसी है, सुमन ने चीखते हुए कहा और झटके से अपने बेटे रेयांश को खींचकर अलग कर दिया। प्रशांत, जो अब तक की समझ नहीं पाया था कि क्या हो रहा है, वो रोने लगा और माँ माँ पुकारने लगा। माँ आवाज़ सुनते ही छोटी बहू अनीता दौड़ते हुए बाहर आई और गुस्से से बोली, मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया? भाभी तो, सुमन ने व्यंग से कहा। अच्छा तेरा बेटा, तो रख अपने पास इसे। इतना कहकर उसने झटके से अपने बेटे रेयांश का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए उसे अंदर ले गई। अनीता भी गुस्से में प्रशांत को खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। राम प्रसाद जी और शारदा जी सामने बैठे ये दृश्य देख रहे थे। भरी आवाज में शारदा जी ने कहा, हे भगवान, न जाने किसकी नज़र लग गई इस परिवार को। हमारा हंसता खेलता घर कुश्ती के अखाड़े में बदल गया। थोड़ी देर में अनीता हाथ में चाय और नाश्ता लेकर आई। लो माँ जी, आपकी चाय और नाश्ता, कहते हुए उसने थाली शारदा जी के सामने रख दी। तो शारदा जी ने धीरे से कहा, बहू अपने बाबू जी के लिए भी ले आओ। तो अनीता के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने अपना हाथ कमर पर रखा और तन कसते हुए बोली, भूल गए क्या माँ जी, कल ही तो सारी बात हुई थी। बाबूजी की जिम्मेदारी बड़ी भाभी की है, मेरी नहीं। तो राम प्रसाद जी और शारदा जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शारदा जी की आंखें नम हो आई। उन्होंने थाली को हल्के से दूर सरकाते हुए कहा, तो ठीक है बहू, मेरा नाश्ता भी अंदर ले जाओ, मैं तो तभी खाऊंगी जब तुम्हें बाबूजी खाएंगे। तो अनीता ने आंखें तराते हुए कहा, नाश्ता ये रखा है, जब मन करे खा लीजिए, बार बार गर्म करके देने का वक्त नहीं है मेरे पास, कहकर वो पैर पटकते हुए अंदर चली गई। राम प्रसाद जी और शारदा जी की आहत हृदय के साथ एक दूसरे को देखने लगे। तभी शारदा जी बोली, कोई बात नहीं जी, हम एक साथ खा लेते हैं, कहते हुए वो थाली अपने पति के पास ले आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक निवाला खाया, तभी बड़ी बहू सुमन भी हाथ में थाली लिए बाहर आई और उन्हें देखते ही बोली, ये क्या आप अनीता के हाथ का बना खाना खा रहे हैं? क्या मैं आपको खाना न बना कर देती? अरे नहीं बहू, अनीता बहू ने तुम्हारी सास को पहले खाना दे दिया था और वो तो मेरे खाए बिना खाना नहीं खाती ना, इसलिए एक निवाला भोजन खा लिया था। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी यही खाना खाइए, बोलकर बहू जैसे ही थाली वापस ले जाने लगी तो राम प्रसाद जी ने कहा, कोई बात नहीं बहू, मुझे भूख भी नहीं है, लेकिन ये बताओ सुनील कहाँ है? सुमन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सुनील खुद ही बाहर आ गया। वो जल्दी में दुकान जाने के लिए निकल रहा था। राम प्रसाद जी ने उसे अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक चश्मा पकड़ाते हुए बोले, बेटा जाते जाते अपनी माँ का ये चश्मा लेकर जाना, 2 दिन से टूटा हुआ चश्मा पहन रही हैं, दुकान के पास ही चश्मा वाला है, ठीक करवा देना। तो सुनील ने अनमने ढंग से चश्मा पकड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सुमन ने हल्की सी खांसी के साथ उसे इशारा किया। तो सुनील वहीं ठिठक गया। उसने नजरें चुराई और झिड़कते हुए बोला, बाबूजी चश्मा छोटे को दे दीजिए, वो ठीक करवा देगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। इतना कहकर वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। शारदा जी ने अपने पति की ओर देखा, उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन राम प्रसाद जी सिर्फ मुस्कुरा दिए। शारदा जी ने अपना टूटा हुआ चश्मा उठाया और वापस आंखों पर लगा लिया। तो राम प्रसाद जी आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठे हुए गहरी सोच में डूब गए। उनके चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, न जाने शारदा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। शारदा जी को बगल में बैठी थी, धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चिंता मत करो जी, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। 10-15 दिन यूं ही बीत गए। राम प्रसाद जी पूरी तरह समझ चुके थे कि बेटों के दिलों में उनके लिए अब कोई जगह बची ही नहीं है। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता जिससे उनका मन टूटता चला गया। आलम यह था कि अगर पिताजी की तबीयत खराब हो या दवा खत्म हो गई हो तो छोटे बेटे बहुत दवाई लाकर ना देते, और अगर माँ को कोई परेशानी होती तो बड़े बेटे बहू भी मुंह फेर लेते। लेकिन आज राम प्रसाद जी ने ठान लिया था कि अब और नहीं। उन्होंने सुबह ही दोनों बेटों और बहुओं को आंगन में बुलाया। बेटा सुनील और राजेश, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो सुनील और राजेश एक दूसरे की ओर देखने लगे। सुमन और अनीता भी आकर खड़ी हो गईं। राम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और सीधे शब्दों में कहा, अब बहुत हो गया, मैं और शारदा अलग अलग नहीं रह सकते। हमने फैसला कर लिया है, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन बाबूजी, घर तो एक ही है ना, बस खाना ही तो अलग अलग बनता है, छोटे बेटे ने व्यंग से कहा। तो राम प्रसाद जी ने कड़क स्वर में कहा, घर एक ही था बेटा, लेकिन तुम लोगों ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। कहते कहते राम प्रसाद जी का गला भर आया। तो सुनील ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बाबूजी ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको कहीं कोई तकलीफ हो रही है क्या? तो राम प्रसाद जी हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उस हंसी में एक दर्द था, तकलीफ। अरे ये पूछो कि सुख क्या दिया तुमने हमें,
अब तो बस एक ही चीज़ चाहिए, मैं और शारदा एक साथ रहेंगे। अब हमसे ये बंटवारा और सहन नहीं होता। तो सुनील और राजेश एक दूसरे की ओर देखने लगे। इधर छोटी बहू अनीता भी परेशान हो गई। वो तो सिर्फ अपनी सास को अपने पास रखना चाहती थी, दिन भर काम जो करवाती थी उनसे। उधर बड़ी बहू सुमन इतने दिनों से ये देखकर जल रही थी कि उसकी देवरानी सास को साथ में रखकर मौज में है और उसे बीमार बाबूजी को बिठाकर रोटी खिलानी पड़ रही है। कुछ देर की चुप्पी के बाद सुमन कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक हल है। तो राम प्रसाद जी ने उसकी ओर देखा, और आप और माँ दोनों एक साथ रह सकते हैं। लेकिन बारी बारी से ये सुन राम प्रसाद जी चौंक गए। मतलब? तो सुमन समझाने लगी, मतलब ये कि 1 महीना आप देवर जी के पास रहेंगे और 1 महीना हमारे पास। इस तरह आप दोनों साथ में रहेंगे और किसी पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो राम प्रसाद जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने अवाक होकर अपने बेटों की ओर देखा। तो अब हम लोग कोई समान हो गए, जैसे 1 महीने तक एक घर में रखो और फिर दूसरे घर में भेज दो। शारदा जी की भी आंखें छलक आईं। खैर, बेटे बहुएं फैसला कर चुके थे। राम प्रसाद जी और शारदा जी की जिंदगी का बंटवारा हो चुका था। इस महीने उन्हें बड़े बेटे सुनील और बहू के साथ रहना था। लेकिन अब तक उनकी परेशानियां कम नहीं हुई थीं, क्योंकि सुमन तो सिर्फ खाना पकाने का काम करती, बाकी सारा काम शारदा जी से करवाती थी। दिन भर काम करके थक कर टूट जाती थी वो। राम प्रसाद जी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन शारदा जी उन्हें कुछ भी कहने से मना कर देती। दिन यूं ही बीतने लगे। आज सुनील और सुमन अपने बच्चों को लेकर बाहर खाना खाने चले गए, लेकिन किसी को ये याद नहीं रहा कि घर में बूढ़े माँ बाप के लिए भी कुछ बना कर जाएं। राम प्रसाद जी और शारदा जी आंगन में बैठे अपने बेटे बहू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए। कभी कभी शारदा जी खुद ही उठकर रसोई में कुछ बना लेती थी, लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं थी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर शारदा जी छोटी बहू अनीता के कमरे की ओर बढ़ी। बहू उन्होंने पुकारा तो अनीता फोन में व्यस्त थी। उसने अनमने ढंग से सिर उठाया। क्या हुआ अम्मा जी? बहू, तेरे बाबूजी भूखे, अगर खाना पड़ा हो तो उन्हें दे दो, उन्हें दवा भी खानी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और बड़ी बहू न जाने कब तक आएगी। तो छोटी बहू ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया, माँ जी खाना तो खत्म हो गया है, इस समय कुछ भी नहीं बचा है। शारदा जी को उम्मीद थी कि अनीता उठकर 2 रोटियां बना देगी, लेकिन वो दोबारा अपने फ़ोन में व्यस्त हो गई। शारदा जी चुपचाप जाकर बैठ गईं, फिर खुद ही उठकर थोड़ा दूध गर्म किया और राम प्रसाद जी को उसके साथ दवा दे दी और खुद भूखे ही सो गई। रात को जब तक बड़े बेटे बहू घर लौटे तब तक वो दोनों सो चुके थे। बड़ी मुश्किल से 1 महीना निकला तो छोटे बेटे बहू के पास आ गए। यहाँ भी दोनों की वही हालत थी। एक रात शारदा जी की तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ गई। उन्हें पेट में दर्द और उल्टियां हो रही थीं। ये देख राम प्रसाद जी घबरा गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उठकर अपने बेटे को आवाज़ लगाई, सुनील बेटा ज़रा बाहर तो आओ। सुनील अपनी पत्नी सुमन के साथ अनमने ढंग से बाहर आया। अनीता भी कमरे से बाहर निकल कर आई तो राम प्रसाद जी कांपती आवाज़ में बोले, बेटा तेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जल्दी से डॉक्टर को बुला दो। तो सुनील ने थोड़ी देर तक माँ को देखा, फिर बेपरवाही से बोला, बाबूजी छोटे को कहिए ना, आप दोनों की जिम्मेदारी इस महीने उसकी है। अरे वो तो शहर से बाहर गए हैं, अब तो मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से रही। छोटी बहू अनीता ने तुनकते हुए कहा। तो सुमन झुंझला कर बोली, अच्छा तो हम क्यों उठाएं इनके इलाज का खर्चा, और वैसे भी बाबूजी इस उम्र में बीमारियां तो लगी रहती हैं, खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो राम प्रसाद जी ने लाचार नज़रों से अपने बेटे को देखा। बेटा ये माँ है तेरी जो तकलीफ में है। तो सुनील भी अपनी पत्नी के सुर में सुर मिलाते हुए बोला, अरे बाबूजी माँ को एसिडिटी की दिक्कत है, शायद इस कारण ऐसा हो रहा है, एसिडिटी की दवा दे दीजिए, ठीक हो जाएगी। तो राम प्रसाद जी ने धीरे से कहा, लेकिन बेटा एक बार डॉक्टर को दिखा देते। तो वो इतना ही बोले कि सुनील ने उबासी लेते हुए कहा, बाबूजी कल छोटे को कह देना, वो ले जाएगा डॉक्टर के पास। अब इतनी रात को हमें भी चैन से सोने दो और खुद भी सो जाओ। इतना कहकर सुनील और सुमन अपने कमरे में चले गए। अनीता ने भी एक नज़र शारदा पर डाली और मुंह फेरकर अंदर चली गई। आंगन में सिर्फ 2 बुढ़े बैठे रह गए। शारदा जी करवटें बदलती रहीं और राम प्रसाद जी उनकी पीठ सहलाते रहे। सारी रात दोनों नहीं सोए। अब सुबह का सूरज निकलने को था। अब उनका छोटा बेटा भी घर लौट आया था और उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई कि अब शायद कोई उनकी बात सुनेगा। राम प्रसाद जी ने उठकर अपने छोटे बेटे को आवाज़ दी, बेटा तुम्हारी माँ को डॉक्टर को दिखाने जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो छोटे बेटे ने आंखें मलते हुए कहा, अभी तो मैं बहुत थका हुआ हूँ बाबूजी, अभी सोने दो, आप बड़े भैया को कह दीजिए। राम प्रसाद जी आशा लिए बड़े बेटे के पास गए। सुनील बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर के पास ले चल। तो सुनील ने लापरवाही से मोबाइल स्क्रॉल करते हुए जवाब दिया, बाबूजी मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी
इस महीने आप छोटे के पास हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो माँ को दिखा कर लाए। बेटू की बात सुनकर राम प्रसाद जी खामोश से खड़े रह गए। वो भी बीमार रहते थे और अब उनके अपने बेटे उनकी पत्नी की बीमारी को भी अपनी जिम्मेदारी मानने तक को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक पल दोनों बेटों की ओर देखा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो राम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से शारदा जी को सहारा दिया और अपने पास रखे कुछ पैसे उठाकर अपनी पत्नी को ऑटो में बिठाकर खुद ही अस्पताल की ओर निकल पड़े। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने जांच की और ऑपरेशन का बोलकर उन्हें भर्ती कर लिया। तो राम प्रसाद जी ने अपने दोनों बेटों को फ़ोन किया। दोनों ने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, फिर कई कोशिशों के बाद छोटे बेटे से बात हुई। बाबूजी हम आते हैं कहकर उसने फ़ोन रख दिया। दोपहर में सुनील और सुमन आए। थोड़ी देर बाद छोटे बेटे बहू भी पहुंच गए। सुनील ने अंदर आते ही लापरवाही से पूछा, क्या हुआ बाबूजी, माँ ठीक है ना? तो राम प्रसाद जी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, बेटा डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना होगा, 50,000 रुपये लगेंगे। ये सुनकर दोनों बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। छोटे बेटे ने थोड़ा खांसते हुए कहा, बाबूजी इतनी रकम अचानक से? तो सुनील ने भी राजेश की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ बाबूजी इतने पैसे हमारे पास तो नहीं है, बैंक से निकालने पड़ेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। तो राम प्रसाद जी ने कहा, हाँ बेटा जितना जल्दी हो सके तुम पैसों का इंतजाम करो। तो सुनील और राजेश हाँ में से हिलाते हुए अस्पताल से निकल गए। राम प्रसाद जी हर आधे घंटे बाद फ़ोन लगाते रहे लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटती जा रही थी। नर्स ने आकर कहा, समय बहुत कम है, ऑपरेशन जल्दी करना होगा, आप पैसे जमा करवा दें तो हम ऑपरेशन की तैयारी करें। राम प्रसाद जी हर बार एक ही जवाब देते, मेरे बेटे आते ही होंगे, लेकिन देखते ही देखते रात हो गई, वो दोनों नहीं आए। शारदा जी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। राम प्रसाद जी ने उनका हाथ थाम लिया लेकिन शारदा जी की पकड़ धीरे धीरे छूटती चली गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। राम प्रसाद जी उनकी ठंडी होती उंगलियों को पकड़कर फूट फूट कर रो पड़े। अस्पताल के सन्नाटे में सिर्फ राम प्रसाद जी की सिसकियां गूंज रही थीं। उन्होंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और घर का नंबर डायल किया। रात का समय था, फ़ोन की घंटी बार बार बज रही थी। आखिरकार सुनील ने फ़ोन उठाया, हेलो बाबूजी इतनी रात को फ़ोन क्यों किया है? तो राम प्रसाद जी इतना ही बोल पाए, बेटा तेरी माँ नहीं रही। इतना कहकर वो फुट फुट कर रो पड़े। फ़ोन के दूसरी तरफ सुनील एक पल के लिए सन रह गया, क्या लेकिन हम तो कल ही आने वाले थे बोलकर उसने भी फ़ोन रख दिया। अगली सुबह शारदा जी का अंतिम संस्कार कर दिया। राम प्रसाद जी खामोश से खड़े थे। चिता जल रही थी, लपटें आसमान की ओर उठ रही थी। आखिरकार शारदा जी इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। घर लौटते वक्त राम प्रसाद जी के पैर लड़खड़ाने लगे। उन्होंने घर के दरवाजे पर कदम रखा पर अब वो घर उन्हें अपना नहीं लग रहा था। उनकी नज़रें चारपाई की उस जगह पर गई जहां शारदा जी बैठा करती थी। अब वहां सिर्फ एक खाली जगह थी। राम प्रसाद जी वहीं बैठ गए, गुमसुम खोए हुए इस दुनिया में अकेले रह गए थे। बेटे और बहुएं अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुके थे। घर के हर कोने में शारदा जी की यादें बसी थीं। कभी उन्हें लगता कि वो किचन से आवाज़ देंगी, कभी लगता चाय लेकर अभी आ जाएंगी, लेकिन वो तो मात्र कल्पना में ही रह गई थी। अब कोई उनका हाल चाल पूछने वाला भी नहीं था। धीरे धीरे अब राम प्रसाद जी भी दोनों बहुओं को बोझ लगने लगे। एक दिन सुमन घबराते हुए सुनील से बोली, सुनो जी अब बाबूजी दिन भर बीमार पड़े खांसते रहते हैं, काम वाम तो कुछ करते नहीं हैं, बस बोझ बने बैठे हैं। तभी छोटी बहू अनीता भी बात करते हुए बोली, सही कह रहे हो भाभी, जब अम्मा थी तो कम से कम घर के कुछ काम में मदद तो कर देती थी, लेकिन अब ये बूढ़ा काम का नकाज का दुश्मन अनाज का, इसलिए इन्हें अब वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वहाँ उनके जैसे और भी लोग होंगे। तो सुनील और राजेश भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर सुनील ने कहा, बात तो सही है, हम भी अपने काम धंधे में उलझे रहते हैं। राम प्रसाद जी को इस फैसले के बारे में बताया तो उनकी आंखें नम हो गईं। वो कुछ नहीं बोले और चुपचाप दोनों बेटों के साथ वृद्धाश्रम जाने के लिए निकल पड़े। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, राम प्रसाद जी की आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, परिचित रास्ते पीछे छूटते जा रहे थे। मंजिल अजनबी थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक इमारत के सामने रुकी। बोर्ड पर लिखा था, सहारा वृद्धाश्रम। ये देख राम प्रसाद जी का दिल बैठ गया। उन्होंने नजरें ऊपर उठाई और कांपती आवाज में पूछा, बेटा क्या अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा? तो सुनील ने सर झुका लिया और राजेश ने सहमति जताते हुए कहा, बाबूजी यहाँ आपकी अच्छी देखभाल होगी, आपके जैसे और भी बुजुर्ग यहाँ होंगे। तो राम प्रसाद जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, क्या वहाँ तुम दोनों में से कोई होगा?
उनका ये सवाल सुनकर दोनों बेटे अंदर तक हिल गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर जाकर राम प्रसाद जी ने आखिरी बार अपने बेटों को निहारा, फिर मन से बोले, अब मुझे यहाँ से वापस ले जाने मत आना, मैं वापस नहीं आऊँगा। कहते हुए वो नम आंखों से अंदर चले गए। कुछ देर बाद दोनों भाई चुपचाप गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। अब राम प्रसाद जी अकेले पड़ गए थे। पत्नी का साथ छूटा तो बेटों ने भी वृद्धाश्रम छोड़ दिया। परिवार के नाम पर अब सिर्फ यादें बची थी उनके पास। शुरुआत में राम प्रसाद जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, हर चीज अजनबी, हर चेहरा नया था, लेकिन वो जानते थे कि आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलेगा। फिर दिल को समझाने लगे कि कम से कम यहाँ कोई बहू उन्हें ताने तो नहीं मारेगी, अब बेटे उन्हें बोझ तो नहीं समझेंगे। धीरे धीरे उन्हें साथी बुजुर्ग के साथ अच्छा महसूस होने लगा। उनकी तबीयत भी सुधरने लगी। सबके साथ रोज सुबह योग और व्यायाम करना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। वो फिर से हंसने लगे थे, अपनी जिंदगी आराम से जीने लगे थे। इधर राम प्रसाद जी के बिना घर में बहुओं के मन को शांति मिल गई थी। ना कोई सेवा करनी थी और ना कोई जिम्मेदारी उठानी थी। सुनील और राजेश भी पूरी तरह निश्चिंत थे। समय ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक ये कैसे हो सकता है? पिताजी हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? सुनील ने कोर्ट का आदेश हाथ में पकड़े हुए स्तब्ध स्वर में कहा। तो ये सुनकर राजेश और दोनों बहुएं भी अचंभित रह गईं। क्या हुआ, आखिर बात क्या है? सुमन ने हैरानी से पूछा। तो सुनील ने कहा, अरे कोर्ट की तरफ से ये मकान खाली करने का आदेश मिला है, और तो और खेतों की जमीन भी अब हमारी नहीं है। लेकिन पिताजी ने तो जायदाद का बंटवारा कर दिया था, न सारी जायदाद 2 हिस्सों में बांट दी थी, तो फिर ये अचानक क्या हो गया उन्हें? तो राजेश ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, उन्होंने जायदाद सिर्फ 2 हिस्सों में बांटी थी, हमारे नाम नहीं की थी। अभी भी पूरी संपत्ति पिताजी के नाम पर है। हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आए, इसलिए उन्होंने भी अपना शातिर दिमाग लगाया होगा ताकि हम सब लोग बेघर हो जाएं। तभी सुनील ने गहरी सांस ली और घबराहट भरे स्वर में बोला, हाँ, कोर्ट के ऑर्डर आए हैं कि घर खाली करना है। तभी सुमन गुस्से से चिल्लाई, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? आप दोनों तो उनके अपने ही बेटे हो। तभी छोटी बहू ने चिढ़कर बोली, हाँ और नहीं तो क्या, और वैसे भी ये सारी संपत्ति बहू लेकर कहाँ जाएगा? उसके खुद के पैर तो कब्र में लटक रहे हैं। दोनों बहुएं बुड़ाने लगी। अब और कोई चारा न देखकर उन सब ने वृद्धाश्रम जाकर पिताजी से मिलने का फैसला किया और अगले ही दिन वृद्धाश्रम पहुंच गए। राम प्रसाद जी अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सुनील और राजेश अपनी पत्नियों के साथ अंदर आए और उनके पैर छूकर भावुक स्वर में बोले, पिताजी हम आपको लेने आए हैं, अब आप हमारे साथ चलिए। तो राम प्रसाद जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, नहीं बेटा, अब यही मेरा घर है, मैं यहीं खुश हूँ। राम प्रसाद जी के शांत चेहरे पर विश्वास झलक रहा था। उनकी आंखों में अब ना दर्द था और ना ही कोई शिकायत। नहीं पिताजी, वो हमारी गलती थी, अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, सुनील ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। तो राजेश भी आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ पिताजी, हम आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते, आप चलिए हमारे साथ। लेकिन तभी राम प्रसाद जी निर्विकार भाव से बोले, अकेला? अरे नहीं, अकेला तो मैं पहले था, अब तो बहुत से साथी हैं यहाँ मेरे पास। ये सुन सुनील और राजेश सर झुकाए खड़े थे। फिर भी सुनील ने संकोच से पूछा, लेकिन पिताजी हम एक बात समझ नहीं आई, आपने अपनी संपत्ति हमसे छीन क्यों ली? तभी सुमन और अनीता भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, हमारे बारे में सोचा तक नहीं पिताजी, हम कहाँ जाएंगे, और वो है कौन जिसे आपने हमारा हिस्सा दे दिया? तो राम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और बहुत इत्मीनान से कहा, तुम्हारा हिस्सा? जब तुमने अपने माँ बाप के प्रति कोई फर्ज ही नहीं निभाया तो अधिकार की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? क्यों दूं मैं तुम्हें कोई हिस्सा? क्यों सोचूं मैं तुम्हारे बारे में, जब तुमने मेरे बारे में ही और मेरी पत्नी के बारे में नहीं सोचा? जब अपनों ने ठुकराया था तो मुझे गैरों से ने अपनाया, इसलिए अपनी पूरी संपत्ति मैंने इस वृद्धाश्रम को दान कर दी है। यही वो जगह है जिसने मुझे सहारा दिया। अब मेरे अपने बेटों ने मुझे ठुकरा दिया। तभी दोनों बहुत चिढ़ते हुए बोली, लेकिन बाबूजी आपने अच्छा नहीं किया, ये तो सरासर अन्याय है। तो राम प्रसाद जी बोले, अन्याय कैसा बहू? अब जाकर न्याय हुआ है मेरे और मेरी पत्नी के साथ। ऐसा मत कीजिए पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। सुनील घबराते हुए बोला, हाँ पिताजी, बस एक मौका और दे दीजिए। राजेश भी हाथ जोड़ते हुए बोला। लेकिन राम प्रसाद जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, अब रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है, दिल से नहीं। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अब तुम लोग जाओ और ये सीख लेकर जाओ कि माँ बाप कोई संपत्ति नहीं होते, जिन्हें ज़रूरत के हिसाब से रखा जाए और ज़रूरत पूरी हो जाने पर उन्हें छोड़ दिया जाए। इतना कहकर राम प्रसाद जी वहाँ से उठकर बाहर टहलने के लिए निकल गए। बेटे बहुएं भी सर झुकाए भारी कदमों से लौट आए, लेकिन अब
वे जान चुके थे कि अपनी मूर्खता के कारण उन्होंने अपनी सबसे कीमती दौलत को खो दिया। तो दोस्तों, क्या राम प्रसाद जी ने अपनी जमीन जायदाद वृद्धाश्रम को दान देकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।